गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर और इन टेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं और फर्स्ट चैप्टर में जो भी एक्सरसाइज है उसको आज हम लोग हल करेंगे, उसे सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चंस है, आप इसे समझेंगे। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। जो भी यहाँ टेम्परेचर केल्विन में दिया है उसको हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए फार्मूला है सेल्सियस इक्वल टू केल्विन माइनस 273। तो केवल यहाँ पर हम लोग इसको केल्विन के जगह पर वैल्यू रखेंगे और हमारा आंसर सेल्सियस में आ जाएगा। तो यहाँ सेल्सियस में आंसर निकालना है तो केल्विन माइनस 273, केल्विन दिया है 293, तो 293 माइनस 273 माइनस कर देंगे तो 20 सेल्सियस ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट किए तो इतना आ गया। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी है, 470 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए केल्विन में से 273 घटा देंगे, माइनस कर देंगे। तो केल्विन की वैल्यू 470 दिया है, इसमें से 273 माइनस करेंगे तो 97 आंसर आ जाएगा डिग्री सेल्सियस में। ऐसे ही प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, कन्वर्ट फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब सेल्सियस दिया है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन बराबर सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे। तो सेल्सियस में 273 ऐड करेंगे तो हमारा केल्विन में आंसर आएगा। तो केल्विन बराबर 25 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ऐड करेंगे तो ये 298 केल्विन आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे ही प्यारे बच्चों 373 यानी 373 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस में हम 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में आंसर मिल जाएगा। कैसे, तो सेल्सियस कितना है, 373 केल्विन है, 373 सेल्सियस है, इसमें 273 को जोड़ेंगे तो 646 केल्विन हमें प्राप्त हो जाएगा। ये दो प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न प्यारे बच्चों, ये तीसरा प्रश्न है। तीसरे प्रश्न में क्या कह रहा है क्वेश्चन में, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। कुछ ऑब्जर्वेशन के लिए रीजन देना है प्यारे बच्चों। जैसे नेप्थेलिन बॉल डिसअपीयर विथ ए टाइम्स विदाउट लिविंग एनी सॉलिड्स। आप देखे होंगे प्यारे बच्चों, जैसे कपूर जो होता है सॉलिड है और जब वह क्या हो जाता है, वह वेपर बनकर उड़ जाता है लेकिन उसका कोई रेजिड्यू बचता नहीं है। ठीक उसी प्रकार नेप्थेलिन जो बाल होता है डिसअपीयर हो जाता है लेकिन उसका कोई भी सॉलिड लिविंग नहीं बचता है, उसके पीछे कोई रेजिड्यू नहीं बचता है। आंसर क्या लिखेंगे, नेप्थेलिन शो द प्रॉपर्टी ऑफ सब्लिमेशन। नेप्थेलिन में सब्लिमेशन की प्रॉपर्टी होती है, बिना लिक्विड में चेंज हुए गैस फॉर्म में चली जाती है। इवापोरेशन ऑफ नेप्थेलिन टेक प्लेस इजिली एंड सो इट डिसअपीयर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम विदाउट लिविंग ए सॉलिड। तो हम कह सकते हैं नेफ्थेलिन में सब्लिमेशन का प्रॉपर्टीज होता है और जब वो इवापोरेट होता है, वेपर बनकर उड़ता है, तो नेफ्थेलिन टेक प्लेस इजिली एंड सो इट डिसअपीयर, और आसानी से वो डिसअपीयर हो जाता है ड्यूरिंग कोर्स ऑफ टाइम, जो भी समय उसमें लगता है धीरे धीरे, विदाउट लिविंग ए सॉलिड, और बिना कोई सॉलिड छोड़े हुए वो जो नेफ्थेलिन है टोटली वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और कलरलेस वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। अगला है कि वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। आप काफ़ी दूर बैठे रहते हैं लेकिन फिर भी आपको परफ्यूम का स्मेल आपको प्राप्त हो जाए, आपको महक आ जाती है। तो परफ्यूम वेपोराइज्ड, परफ्यूम जो होता है वेपोराइज होता है, बहुत तेज़ी से वेपर बनकर उड़ता रहता है, वेरी फास्ट, एंड इट वेपर्स डिफ्यूज इनटू एयर इजिली। और जो परफ्यूम्स का जो भी पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही इजीली एयर में, है ना, वो डिफ्यूज कर जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब एयर में फैल जाना। दैट इज़ वाई वी कैन स्मेल परफ्यूम सीटिंग सेवरल मीटर्स अवे। अतः कह सकते हैं कि हम काफ़ी दूर बैठे हम परफ्यूम्स को भी हम महक लेते हैं या उसका स्मेलिंग, हमें स्मेल प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अब इसको अरेंज करना है कि किसके पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों शुगर जो है सॉलिड है और सॉलिड के मॉलिक्यूल्स काफ़ी पास पास होते हैं। जो भी सॉलिड हैं उनके पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। वाटर लिक्विड है
तो वाटर में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड के कंपेयर में थोड़ा सा कम हो जाएंगे, और ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में होता है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ज़्यादा कम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से हम इसको अरेंज कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो हम सब कोई जानता है कि 25 डिग्री सेल्सियस यानी इसे रूम टेम्परेचर या एक नॉर्मल टेम्परेचर कह सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को, और इस पर जो भी वाटर होता है लिक्विड की स्टेट में होती है, द्रव की अवस्था में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम बात करें तो ये वाटर की दो अवस्थाएं होती है, सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का वह टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर ये बर्फ़ की आइस के भी फॉर्म में हो सकता है और लिक्विड के भी फॉर्म में हो सकता है, यानी वाटर के भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर जो होता है लिक्विड के भी फॉर्म में होता है और कुछ वेपर के भी फॉर्म में होता है। तो ये इसका फिजिकल स्टेट है इन फला टेम्परेचर पर। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई। 2 रीजन देना है जिसे क्या जस्टिफाई हो, यानी वाटर एट ए रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड। आप कैसे प्रूफ करेंगे कि रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है लिक्विड होता है। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड होता है बिकॉज क्योंकि इट हैज़ फ्लूडिटी, क्योंकि इसमें बहने का गुण होता है, एंड हैज़ ए डिफिनिट वॉल्यूम, और उसमें डिफिनिट वॉल्यूम होता है बट नो डिफिनिट शेप, लेकिन उसका कोई निश्चित शेप नहीं होता है, आकार नहीं होता है। अतः कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर जो वाटर होता है लिक्विड होता है। अगला, एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड एट ए रूम टेम्परेचर। कैसे इसको हम जस्टिफाई करेंगे कि रूम टेम्परेचर पर आयरन जो अलमीरा होते हैं वो सॉलिड होते हैं। या इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि एन आयरन अलमीरा इज ए सॉलिड। आयरन अलमीरा सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर बिकॉज इट इज ए रिजिड, क्योंकि ये काफ़ी कठोर होते हैं, एंड हैज ए डिफिनिट शेप और वॉल्यूम, और उनका डिफिनिट शेप और वॉल्यूम होता है। तो कह सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पर आयरन अलमीरा जो होते हैं वह सॉलिड होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग दैन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी 270 केल्विन पर, 273 केल्विन टेम्परेचर पर या 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर आइस है और वाटर है, तो उन दोनों में ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो कूलिंग होता है आइस का होता है, वाटर का नहीं होता है, आइस का होता है। तो आइस का क्यों होता है, रीज़न देना है। तो आइस एट 273 केल्विन्स इज लेस एनर्जेटिक, क्योंकि इतने टेम्परेचर पर जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, उसकी एनर्जी कम होती है दैन वाटर की तुलना में। इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन्स। क्योंकि बर्फ़ जब फ्यूज करता है तो उसकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ जाती है, और हम बर्फ़ की बात करेंगे तो उसकी लेटेंट हीट उसकी कम होती है ना, विच इज़ प्रेजेंट इन वाटर एट ए सेम टेम्परेचर इन फॉर्म ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी। तो जो लिक्विड होगा, जो वाटर होगा, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा एनर्जी होता है, और जो बर्फ़ होगा उसकी एनर्जी थोड़ा सा कम होगी। अतः 273 केल्विन पर जो बर्फ़ होगा उसका टेम्परेचर कम होने के वजह से उसका जो इफ़ेक्टिव कूलिंग होगा ज़्यादा होगा वो एज़ कम्पेयर टू वाटर। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वाट प्रोड्यूसेस मोर शिवर्स बर्न कूलिंग बॉइलिंग वाटर और स्टीम्स, है ना। तो बॉइलिंग वाटर की तुलना में स्टीम से अगर कोई हाथ जलता है तो काफ़ी ज़्यादा दर्द करता है, ऐसा क्यों होता है प्यारे बच्चों। स्टीम प्रोड्यूसेस मोर शिवर्स बर्न देन बॉइलिंग वाटर। भाप से जला हुआ हाथ काफ़ी तेज़ दर्द करता है ना, किसके तुलना में, उबलते हुए वाटर की तुलना में। दिस इज़ बिकॉज स्टीम हैज़ मोर एनर्जी, क्योंकि स्टीम की जो एनर्जी होती है काफ़ी अधिक होती है। क्यों अधिक होती है, देन बॉइलिंग वाटर, वो बॉइलिंग वाटर की तुलना में स्टीम की एनर्जी काफ़ी अधिक होती है, क्योंकि प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्योंकि जब वाटर जो होता है वेपर बनाता है तो लेटेंट ऑफ हीट लेकर जाता है, उसके अंदर गुप्त ऊष्मा होती है। जो हीट हम देते हैं तो वह हीट वाटर को लिक्विड से वेपर बनाने में यूज होता है। अतः कह सकते हैं कि वेपर फॉर्म में जो भी लिक्विड होगा उसकी लेटेंट हीट के वजह से उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जब उससे हाथ जलता है तो काफ़ी दर्द करता है।
और लास्ट क्वेश्चन है कि नेम ABCDE&F इज़ द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। तो इसको भी दिखाना है, तो यहाँ देख लीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ इसका डायग्राम दिखाया है। सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको मेल्टिंग कहते हैं। जैसे आइस है, आइस अगर लिक्विड में बनेगा तो मेल्टिंग कहेंगे, या तो इसको फ्यूजन भी कह सकते हैं। आइस सॉलिड है, अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको हम मेल्टिंग कह सकते हैं या फ्यूजन कह सकते हैं। या कोई मेटल है ना, एल्युमिनियम हो सकता है, चाहे कोई आयरन हो सकता है, जब उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो उसको मेल्टिंग कहते हैं या उसको फ्यूजन कहते हैं। लिक्विड से गैस को बनाने की प्रोसेस को वेपोराइजेशन कहते हैं। वेपोराइजेशन मीन्स द लिक्विड चेंज इनटू गैस, यस स्टेट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन। फिर अगर गैस को अगर हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहें तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं, क्योंकि गैस के टेम्परेचर को कम करके कंडेंस करके और इसे लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। फिर लिक्विड को हम सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है। सॉलिडिफिकेशन करके सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि सॉलिड को डायरेक्टली हम गैस में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। जैसे कपूर होता है, नेफ्थलीन होता है, वो सॉलिड होता है और डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होता है, गैस में। और गैस को अगर हम डायरेक्ट सॉलिड में लेकर आएंगे तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये प्रोसेस है, ये कन्वर्जन है, इसको याद रखना है। इसमें क्या हो रहा है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर। जो हम इधर से इधर जो प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, तो इंक्रीज हीट, तो हमको हीट को इंक्रीज करना पड़ता है। इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा, फिर इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा। तो यानी इसमें इंक्रीज कर रहे हैं हीट को। एंड डिक्रीज द प्रेशर, और प्रेशर को कम करते हैं। लेकिन जब इस इधर से इधर कन्वर्ट करते हैं तो लिखा है डिक्रीज हीट एंड इंक्रीज द प्रेशर। तो हीट को डिक्रीज करते हैं और प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इस तरीके से प्यारे बच्चों NCERT क्लास 9th फर्स्ट चैप्टर का ये जो भी NCERT क्वेश्चंस है, जो एक्सरसाइज है, ये हम लोग फिनिश करते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टडी करेंगे। थैंक यू।